ओके बच्चों, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 40 तक पढ़ा दिया था। अब मैं आपका 41 से स्टार्ट कर रहा हूं, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें आज ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी सही लगे आंसर वो आप बोल के आंसर जवाब दीजिएगा। 41 पे आपका क्वेश्चन है, यूज ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज। यूज ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज, तो कंस्ट्रक्टर में अगर हमने स्टैटिक लगा दिया है तो उससे क्या क्या होगा, इसमें 4 आंसर में से कोई एक टिक करना है आपको। पहला है टू क्लियर ऑल द स्टैटिक मेंबर इनिशियलाइज्ड। दूसरा है टू डिलीट द स्टैटिक मेंबर व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। तीसरा है टू इनिशियलाइज द स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास। चौथा है टू इनिशियलाइज ऑल मेंबर ऑफ विद स्टैटिक मेंबर वैल्यू। तो इनमें से कौन सा सही रहेगा बताइए। देखिए, आपको पहली क्लास में बताया गया था, तो उसमें बताया गया था कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है। जो क्लास के डेटा मेंबर होते हैं उनको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है। तो अब वो चाहे स्टैटिक मेंबर हो चाहे नॉन स्टैटिक मेंबर हो, सबका काम है वैल्यू को इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पर सही लग रहा है, ये आपका सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास आर डिफाइंड इन प्राइवेट एक्सेस देन। कंस्ट्रक्टर को आपको बताया गया था फंडामेंटल में हमेशा पब्लिक में ही डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन अगर आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा। इसमें 4 आंसर्स में से कोई एक आंसर देखना है आपको। तो पहला है द क्लास कैन बी इनहेरिटेड, द क्लास कांट बी इनहेरिटेड, और द इंस्टेंस कैन बी क्रिएटेड ओनली इन अनदर क्लास, और लास्ट है द इंस्टेंस कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही रहेगा। सभी। हाँ, तो आप देखिए, सभी अगर प्राइवेट कर देते हैं तो वो इनहेरिट हो ही नहीं सकता। इनहेरिट का मतलब है कि एक क्लास का डेटा किसी दूसरी क्लास में इनहेरिटेंस प्रोसेस के थ्रू आप एक्सेस करवा सकते हैं। नीचे वाली क्लास में पहली वाली क्लास का डेटा, यानी कि उनके वेरिएबल्स हुए, उनके फंक्शंस हुए, उनको एक्सेस करा सकते हैं। तो अगर आपने प्राइवेट कर दिया तब तो एक्सेस हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ अपनी ही क्लास के मेंबर के द्वारा एक्सेस किया सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। फिर नेक्स्ट है आपका, एन एक्सप्लिसिट कॉल टू द कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स। अगर कंस्ट्रक्टर हो या फंक्शन हो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो तरीके से कॉल होता है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल किया जाए, तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट कॉल टू द कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स क्या, परमानेंट इंस्टेंस, टेम्परेरी इंस्टेंस, इम्प्लिसिट इंस्टेंस या एक्सप्लिसिट इंस्टेंस। तो आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन डी। बेटा यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो। हाँ, ऑप्शन बी सही होगा। नहीं, बी सही होगा, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाते हो तब कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। तो उस समय जो ओबीजे नाम का क्लास बनाया होता है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया होता है, वो आपका परमानेंट वाला बना होता है। और अगर हम डायरेक्ट क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें तो वो टेम्परेरी इंस्टेंस के रूप में, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो वो आपका एक्सप्लिसिट में कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, टेम्परेरी इंस्टेंस कहा जाएगा। उसके बाद अ जावा कंस्ट्रक्टर इज लाइक अ मेथड। जावा में कंस्ट्रक्टर जो है, जो फंक्शंस बनाए जाते हैं, मेथड उनके जैसा होता है, विदाउट, और विदाउट बी रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, यस। कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो इसलिए उसमें रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ a constructor and name of class are सेम होता है, डिफरेंट होता है, डिफॉल्ट होता है, नन ऑफ दीज होता है। सेम।
सेम होता है, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, तो ऑप्शन ए सही है। सारे बच्चे ट्राई करते रहें, आप भी देखेंगे गेस कितना आपका काम करता है। द प्लेसमेंट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ क्लास शुड बी, द प्लेसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ क्लास शुड बी, यानी कि जब कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है किसी क्लास के अंदर तो वो कहाँ रखा जाता है, इस पे गौर कीजिए। ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्लास, ऑलवेज एट द एंड ऑफ क्लास, एनीवेयर इन अ क्लास और नन। एनीवेयर इन द क्लास। यस, कंस्ट्रक्टर हो या फंक्शन हो, क्लास में कहीं भी वे बनाए जा सकते हैं। कॉलिंग पे डिपेंड करेगा कि कौन पहले कॉल होगा, लेकिन ऊपर नीचे कहीं भी बनाइए तो जब वर्ड मेन से आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर ही सबसे पहले कॉल होगा, तो वो बना कहीं पे भी हो, तो एनीवेयर इन अ क्लास, कहीं पे भी बना सकते हैं। फिर द पर्पस ऑफ अ जावा कंस्ट्रक्टर इज, जावा कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, क्यों बनाए जाते हैं? इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स विद पास्ड डेटा, उसके बाद राइटिंग कस्टम कोड और एक्सेप्टिंग अदर ऑब्जेक्ट एज इनपुट, ऑल द अबव। ऑल द अबव। देखो और लोग ट्राई करें। बी। देखिए, इनिशियलाइजिंग ऑफ वेरिएबल्स विद पास्ड डेटा, ये सही है आपका, कि जो वेरिएबल्स होते हैं और अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल यानी इंस्टेंस वेरिएबल को पास आउट कर दी जाती है, इनिशियलाइज कर दी जाती है, ठीक है। राइटिंग अ कस्टम कोड, आप चाहें तो उसमें कस्टम कोड भी बना सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, लूप भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लाइक अ मेथड आपका वर्क करता है। एक्सेप्टिंग अदर ऑब्जेक्ट एज इनपुट, तो ये थोड़ा हायर लेवल पे है, ये भी हो सकता है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा आपका डी, ऑल द अबव, बिल्कुल सही। यस सर। नेक्स्ट है आपका मेमोरी इज एलोकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट वंस द एग्जीक्यूशन ऑफ डैश इज ओवर इन जावा लैंग्वेज, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है एक बार जब एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, तो ओवर इन अ जावा लैंग्वेज, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही रहेगा? मेन मेथड, मेन मेथड इज ओवर इन जावा लैंग्वेज, या कंस्ट्रक्टर इज ओवर इन जावा लैंग्वेज, या डिस्ट्रक्टर इज ओवर इन जावा लैंग्वेज, या नन? द मेन मेथड। कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये तो सीधी सीधी बात है, कंस्ट्रक्टर इज ओवर इन जावा लैंग्वेज। यस। नेक्स्ट है आपका इन जावा अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स और नो आर्गुमेंट इज कॉल्ड डैश कंस्ट्रक्टर, जब कंस्ट्रक्टर के गोल वाले ब्रैकेट में कोई भी पैरामीटर लिस्ट नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, कस्टम कंस्ट्रक्टर? सर डिफॉल्ट। ओके, तो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब जिसमें गोल वाले ब्रैकेट में वैल्यू ना हो। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा मींस एडिंग मोर देन डैश कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट। इसमें कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में पहले बता दूं, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब था एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाना किसी क्लास के अंदर, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाना क्लास के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? ए वन। वन हो जाना चाहिए, वन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद अ डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन जावा यू कैन पास डैश वेरिएबल फ्रॉम वन कंस्ट्रक्टर टू अनदर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। जावा में एक कंस्ट्रक्टर से
दूसरे कंस्ट्रक्टर में अगर एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बने तो इसका मतलब वो ओवरलोडिंग ही है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कही जाएगी। तो एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू अगर आप भेजते हो तो उसमें कैसे जो वैल्यू भेजोगे तो वेरिएबल के रूप में भेजोगे। तो लोकल वेरिएबल हो सकते हैं, वो कहे जाएंगे, या स्टैटिक वेरिएबल कहे जाएंगे, नॉन स्टैटिक, या लोकल एंड स्टैटिक वेरिएबल दोनों कहे जाएंगे। क्या रहेगा? डी। अच्छा, सर लोकल। कॉमन वाला ले लिया आपने। वैसे वो लोकल वेरिएबल होते हैं, यानी कि जैसे आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, क्लास का नाम ऐड है, तो आपने ऐड नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके गोल वाले ब्रैकेट में int a, int b लिखा, तो वो लोकल वेरिएबल होते हैं। तो किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर से उसकी वैल्यू जब भेजनी पड़ेगी तो ये इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में ये प्रोसेस होती है कि किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर से किसी पहली वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा सकता है, तो उसमें लोकल वेरिएबल ही भेजे जाते हैं। यस सर। फिर डिफाइनिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। यानी कि एक वन कंस्ट्रक्टर, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, यानी एक से अधिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गई, तो उसको बट डिफरेंट सिग्नेचर इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाएगा? फंक्शन कहा जाएगा, क्लास कहा जाएगा, कंस्ट्रक्टर कहा जाएगा, मेथड कहा जाएगा। यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाएगा, क्लास ओवरलोडिंग कहा जाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाएगा, मेथड ओवरलोडिंग कहा जाएगा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर का टॉपिक है तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाएगा, क्योंकि मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो यस, तो इसमें आपका 4 टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है, 3 टाइप का होता है, 1 टाइप का होता है, या 2 टाइप का होता है कंस्ट्रक्टर। 2। आपका आंसर 2 ही सही होगा, लेकिन अब मैं नॉलेज के लिए बता दूं, कंस्ट्रक्टर 3 टाइप्स के होते हैं। सिलेबस में आपके 2 ही दिए गए हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसके गोल वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं होता है। दूसरा आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें यूजर जो वैल्यू भेजता है वो वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल को प्रोवाइड की जाती है। और तीसरा आपका होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इन 3 तरीके के कंस्ट्रक्टर हो गए, लेकिन मैं यहाँ पे 2 के साथ जाऊंगा क्योंकि सिलेबस में 2 ही तरीके के कंस्ट्रक्टर बताए गए हैं, तीसरा बताया ही नहीं गया है। फिर उसके बाद डैश कंस्ट्रक्टर इज द मेथड ऑफ अ क्लास which will be automatically called at the time of object creation when no argument is passed। कंस्ट्रक्टर को जब जैसे मेथड कॉल किया जाता है वैसे कंस्ट्रक्टर भी कॉल किया जाता है। तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है कब? जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, when no argument is passed। और उस समय अगर कोई आर्गुमेंट नहीं पास किए गए हैं, आर्गुमेंट मतलब कोई वैल्यू पास नहीं की गई, कंस्ट्रक्टर को कोई वैल्यू नहीं भेजी गई है, तो उसको क्या कहा जाएगा? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाएगा, पैरामीटराइज या ओवरलोडेड या डिफॉल्ट। सर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर अपने आप बन रहा है। कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड ऑफ अ क्लास which will be automatically called at the time of object creation when no argument is passed। तो देखो यूजर डिफाइन जब कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वाला बनाते हो, यानी नॉन पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर बनाते हो, तो उसमें भी अगर आर्गुमेंट नहीं पास किए हैं तब भी वो अपने आप कॉल हो जाता है। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, मेरे हिसाब से जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, तो आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया, तो कंप्यूटर क्या करता है या कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट खुद ही बनाता है और उसका ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर लेता है, तो उस समय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टर यूजर बनाता है, जो नॉन पैरामीटराइज वाला पार्ट है जिसमें वैल्यू नहीं भेजनी होती है, तो उसको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से आंसर आपका नॉन पैरामीटराइज हो जाएगा। डिफॉल्ट हो सकता है, लेकिन डिफॉल्ट का मतलब है डिफॉल्ट तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, यानी यूजर ने नहीं बनाया फिर भी कंस्ट्रक्टर बन जाए, तो उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ये नॉन पैरामीटराइज कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, जावा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जावा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फॉलोज स्लैश या डैश प्रिंसिपल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाना, तो वो किस कॉन्सेप्ट में आता है,
इनहेरिटेंस में आता है, इनकैप्सुलेशन में, पॉलीमॉर्फिज्म में, या नन? सर इनहेरिटेंस। सोच के बताइए। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म सही है, क्योंकि ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट, चाहे वो कंस्ट्रक्टर के लिए कहा जाए, चाहे वो मेथड के लिए कहा जाए, फंक्शन के लिए कहा जाए, तो फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यस सर। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन कुछ आउटपुट टाइप के अगर होंगे तो उसमें क्या क्या होगा इसको देखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक टेस्ट कंस्ट्रक्टर नाम से क्लास बनाई गई है और उसके अंदर टेस्ट कंस्ट्रक्टर लिख दिया गया और साथ में वर्ड भी लगा है, पहचानिएगा, उसमें लंदन प्रिंट करा दिया गया। फिर यहाँ पे वर्ड नहीं लगा, खाली टेस्ट कंस्ट्रक्टर लिख दिया गया, उसमें अमेरिका प्रिंट करा दिया गया। और उसके बाद वर्ड मेन से आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो अब यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, देखो ये तो क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, इज इक्वल टू ये न्यू कीवर्ड है जो कंस्ट्रक्टर के लिए मेमोरी एलोकेट करता है और कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। सॉरी, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करता है और कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने का काम करता है, न्यू कीवर्ड। और ये वाला आपका कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट होता है, ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग वाला पार्ट होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो अब अगर ये कंस्ट्रक्टर टेस्ट कंस्ट्रक्टर नाम से जो बना है ये कॉल होगा, तो आपका आंसर्स दिए गए हैं कि अमेरिका प्रिंट हो जाएगा, लंदन प्रिंट हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, या नो आउटपुट, कोई आउटपुट ही नहीं आएगा। तो आप एक बार देखिए, अमेरिका। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्यों? क्योंकि पॉइंट याद करो कि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न वैल्यू नहीं होती है और वर्ड भी नहीं लगाया जाता है, और इसमें तो वर्ड लगा है, तो ये वाला कॉल होगा और अमेरिका प्रिंट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर लंदन और अमेरिका था, तो अमेरिका प्रिंट होगा इसमें। दूसरा वाला सही है क्योंकि पहले वाले में वर्ड लगा दिया, वो नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का इंस्टेंस वेरिएबल ले रखा है जिसमें 10 स्टोर है, और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर, ये क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर 2 है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर 2 लिया गया है, और इसमें भी एक पैरामीटराइज वेरिएबल ले लिया गया है जो आपका वैल्यू प्रोवाइड कराता है। फिलहाल अब यहाँ पर आपका INC प्रिंट कराया गया, और INC ये भी है और INC ये भी है, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि दोनों वेरिएबल के नाम सेम है। और फिर यहाँ पर आपका वर्डमेन बनाकर इसको कॉल कर लिया गया है। तो बच्चों आंसर तो मैं दिखाई दे रहा हूं, तो अगर ऊपर वाला प्रिंट होगा तब तो ये 10 प्रिंट करेगा, और अगर ये वाला प्रिंट हुआ तो ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू ले सकता है, यानी कि 0 प्रिंट कर देगा, और नहीं तो कोई आउटपुट नहीं आएगा या कंपाइल टाइम एरर आएगी। क्या सही रहेगा? तो इसको भी लिखा तो है ही प्रोग्राम, तुरंत के तुरंत देख लिया जाए। और यहां से कोई वैल्यू नहीं भेजी जा रही है, एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यहां से बच्चों कोई वैल्यू नहीं भेजी जा रही है, ठीक है। तो देखो ऊपर कंस्ट्रक्टर कैसा बना है, पैरामीटराइज बना है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब था नीचे से वैल्यू भेजनी चाहिए, और यहां से कोई वैल्यू भेजी नहीं गई है, तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पैरामीटराइज है और ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका है। तो ये आपस में जिसको कॉल करना था उसको कॉल ही नहीं किया, और जिसको कॉल कर दिया वो ऊपर बना ही नहीं है, तो इसलिए आपकी एरर शो हो जाना चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये आपकी एरर शो हो रही है, ये एरर कि एरर फाउंड इन क्लास, और एरर में ये लिखा है XYZ कैन नॉट बी अप्लाइड INT, मतलब नो आर्गुमेंट, आपने कोई आर्गुमेंट भेजा नहीं है और ऊपर आर्गुमेंट चाहिए, तो ये एरर आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंपाइल टाइम एरर, ये प्रोग्राम को कंपाइल करते समय एरर आई, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी।
क्योंकि पैरामीटाइज नॉन पैरामीटाइज में कॉन्फ्लिक्ट हो गया इस वजह से। इसके बाद जो है प्रिंटिंग इसकी सही नहीं आई है। ये आपका क्वेश्चन था 57। चलिए मैं अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करता हूं इसको, और ये इसी पेज में आएगा 57 के बाद 58 ये आएगा। ये तो देखिए यहाँ पे लिखा है पब्लिक क्लास कंस्ट्रक्टर, फिर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है और उसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिया गया, और फिर डिस्प्ले में आकर यहाँ पर रेन प्रिंट करा दिया गया है, और यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया गया डिफॉल्ट वाला। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से जंप करके आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आ गए और इसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिया गया, तो डिस्प्ले से जंप करके आप डिस्प्ले पे आ जाएंगे और रेन आपका जो भी लिखा है ये प्रिंट हो जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से ही इसका आंसर ए टिक कर देता हूँ, ए सही है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 पे कि आपका क्लास का नाम बी है, कैपिटल बी, इसमें स्मॉल बी आपका एक वेरिएबल लिया गया जिसमें 20 स्टोर किया गया, और फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया गया जिसमें 40 स्टोर कर दिया गया बी के अंदर। अब यहाँ पर वर्ड मेन बनाया गया, क्लास का एक दूसरी क्लास बनाई गई मेन नाम की, और जिसके अंदर आपका वर्ड मेन नाम का ये फंक्शन बनाया गया और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से आप यहाँ पे चले जाओगे कंस्ट्रक्टर पे और बी में आप 40 स्टोर करा दोगे, और उसके बाद वापस आप यहाँ आओगे। अब यहाँ पर आपका b1 नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया गया, तो b1.b प्रिंट करोगे, तो b1.b यानी वर्ड मेन के अंदर अगर ग्लोबल वेरिएबल को आपको प्रिंट कराना है तो चाहे ग्लोबल वेरिएबल हो और चाहे फंक्शन हो, दोनों डॉट लगाकर ही आपके यहाँ पर एक्सेस किए जाते हैं। तो अगर ऊपर कोई फंक्शन बना होता तब भी हम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम लिखते, अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो उसको भी डॉट लगाकर वर्ड मेन में प्रिंट कराया जा सकता है। तो b1.b लिखा है, तो इसका हिसाब से आपका ये वाले b का रिजल्ट आएगा यानी 20, या ये वाले रिजल्ट आएगा 40, ये आपको जानना है। बताइए बच्चों, 20, 40 कंपाइल टाइम एरर या नन ऑफ अबव, क्या सही रहना चाहिए? चलिए मैं आपको इसको चला के दिखाता हूं, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। याद रखिएगा b1 नाम का ऑब्जेक्ट है, ये b नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, b से b पे जाओगे, और ये ग्लोबल वेरिएबल में तो 20 स्टोर है और लोकल वेरिएबल में आपका 40 स्टोर कर दिया गया, तो इसका मतलब b में ही स्टोर किया गया है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। और उसके बाद जो है वापस आप यहाँ पे जब b को वापस लौट के यहीं आओगे, फिर b को प्रिंट कराओगे तो आपका ओके। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टर जब 40 देगा b को तो 20 रिप्लेस हो जाएगा, तो जब यहाँ बाहर प्रिंट कराओगे तो 40 प्रिंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। इसमें एबीसी नाम का एक क्लास बना हुआ है और वर्ड मेन के अंदर हेलो जावा प्रिंट कराया गया है और कंस्ट्रक्टर का कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसमें देखो हेलो जावा प्रिंट हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगी, 0 प्रिंट होगा, नन ऑफ अब प्रिंट होगा। सर हेलो जावा, देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं शो हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो यानी ऑप्शन ए हेलो जावा प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर const1 नाम से एक क्लास है और यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया गया जिसमें 10 स्टोर करा रखा है, और फिर दिस कीवर्ड का यूज किया गया। दिस कीवर्ड क्या होता है? करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट में 20 स्टोर करवा रहा है, और फिर यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की गई, एक ये कंस्ट्रक्टर है, एक ये भी कंस्ट्रक्टर है, यानी दूसरा कंस्ट्रक्टर भी है। तो यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल है जो कि यहाँ पर
काउंट को प्रिंट करवा रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू भेजी गई होगी वर्ड मेन से वो प्रिंट करवाएगा। ओके, और फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के अंदर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रखा है। तो देखो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रखा है और देने के नाम पर वहां पर दो कंस्ट्रक्टर बनाए गए, तो एक पैरामीटराइज है, एक डिफॉल्ट है। ये देखो, ये डिफॉल्ट है, ये पैरामीटराइज है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग ही नहीं हुआ, क्योंकि गोल वाले ब्रैकेट में कुछ भेजा नहीं गया ना, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अब यहाँ पर प्रिंटिंग लाइन होनी चाहिए, तभी प्रिंट आउट आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये बस कॉल हो जाएगा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा और दिस में 20 स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये ओबीजे या CON नाम का जो आपका कंस्ट्रक्टर बनाया गया, इसमें 20 स्टोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रिंट वाली लाइन तो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में दे दी गई, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो कॉल ही नहीं हुआ, तो वैल्यू प्रिंट होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पे देखो 0 वैल्यू प्रिंट होगी, 20 वैल्यू प्रिंट होगी, 10 वैल्यू प्रिंट होगी, या कंपाइल टाइम एरर आएगी। तो क्या सही रहेगा? तो इसको भी चला के देख लिया जाए। 20। हाँ, आपने 20 कहा, अभी मैं इसी के हिसाब से इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। पहले काउंट नाम का है, ठीक है, मैं ए ले लेता हूँ। ओके, और जब कॉलिंग हुई कंस्ट्रक्टर की, तो ये पैरामीटराइज वाला नहीं कॉल किया गया, डिफॉल्ट वाला कॉल किया गया। एक बार देख लीजिए, तो 10 प्रिंट होगा। ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो डिफॉल्ट में तो आपका वैल्यू दिखाई गई थी, ये डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर में 20 गया है, ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल में 10 है। तो कंस्ट्रक्टर के द्वारा जब भी कोई वैल्यू प्रोवाइड कराई जाती, तो अगर कोई वैल्यू पहले से थी तो वो रिप्लेस हो जाती। ये हम लोगों ने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा। तो अब इसको चला के देख लिया जाए तो पता चल जाएगा। कोई एरर नहीं आई है, 20 प्रिंट हुआ है, यानी कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। जो डिफॉल्ट वैल्यू ऊपर से डाल दी गई थी 10, वो हट गई और आपका 20 आ गया। ये 20 प्रिंट हुआ ना अभी भी? यस सर। हाँ, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने पर डिफॉल्ट वैल्यू चली गई, मतलब जो इसमें वैल्यू प्रोवाइड की गई थी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, वो वैल्यू पहुंच गई। सी आउट लिखा था। उसके बाद है विच ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड फर्स्ट। पहले ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट होगा? अब जैसे ये आपका स्टूडेंट नाम की क्लास है, वैसे ये भी C++ का ही कोड है, लेकिन ये बताने लायक है। तो आपका स्टूडेंट नाम की क्लास है और उसमें INT मार्क्स ले लिया गया है, और स्टूडेंट नाम का S1 S2 S3 ये तीनों आपका 3 ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं। तो आपका इसमें पहले कौन कॉल होगा ये पूछा जा रहा है। तो जो पहले बना है वो पहले कॉल हो जाएगा, यानी S1 S2 S3 के हिसाब से ही ये चल जाएगा। S1 S2 S3 यानी कि C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वो होता ना पहले आओ पहले पाओ, वो वाला कॉन्सेप्ट। यस सर। फिर यहाँ पर एक टेस्ट नाम की क्लास है और यहाँ पे एक वेरिएबल काउंट में 1 लिया गया है, ये लूप चलाया गया है। ओके, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ जिससे कि आगे वाला कोड आप लोग साथ में देख पाए। ये क्लास छोड़ो, बस काउंट नाम को मैं ले लेता हूँ। काउंट इज इक्वल टू 1 है, ठीक। तो अब आप यहाँ पर इसका गेस लगा सकते हैं कि इसमें क्या करवाया गया होगा। देखिए बच्चों, देखिए सिंपल सा है। काउंट की वैल्यू 1 है, 1 15 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। 1 2 से डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 1 से इक्वल हो जाएगा तो 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और उसके बाद जो है काउंट प्लस प्लस हो गया, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने पर क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है और ये SOPLN को अपनी वैल्यू देकर प्रिंट करा देगा, तो 3 स्टार आ जाएंगे। उसके बाद काउंट प्लस प्लस होके आपका 2 हो गया, फिर लूप पर जाएगा। 2 भी इज लेस देन 15, कंडीशन ट्रू, और 2 इससे डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 1 से मैच नहीं करेगा
तो आपका कोलन साइन में जाएगा और 5 आपके प्लस साइन प्रिंट करा देगा। अब क्योंकि ये 1 2 3 4 5 के हिसाब से चल रहा है तो एक बार इवन होगा, एक बार ऑड होगा, एक बार इवन होगा, एक बार ऑड होगा। तो 15 तक चल रहा है तो आधा आधा कर लीजिए। तो 15 का हाफ कितना मानेंगे? 7.5। 7.5 यानी कि अब 1 से स्टार्ट हो रहा है और 15 तक गया, यानी ऑड से स्टार्ट हुआ ऑड तक गया तो ऑड ज्यादा माने जाएंगे। तो आपका 15 का हाफ आपने 7.5 बताया तो 8 यानी 8 टाइम आपका जो है ऑड के लिए ट्रू होगा, तो ऑड में आपका स्टार साइन प्रिंट हो रहे हैं। और आपका 7 टाइम जो है आपका इवन के लिए ट्रू होगा तो आपका प्लस साइन आ जाएगा। तो ये इसका मतलब होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए देखिए बच्चों आंसर 8 टाइम स्टार साइन और 7 टाइम प्लस साइन। तो पहले आंसर सही है, ठीक है ना? यस सर। ओके, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द एरे लिस्ट। ये आउट ऑफ सिलेबस है आपसे। एक नम नाम की क्लास है और नम नाम का कंस्ट्रक्टर है जिसमें x की वैल्यू भेजी गई होगी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसको प्रिंट करा दिया गया तो x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक दूसरी क्लास बनाई गई टेस्ट नाम की। ओके, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, इनहेरिटेंस का यूज कर लिया गया। मैं आपको समझाने के लिए दिखा दे रहा हूँ कि दो क्लासेस आपस में जोड़ी कैसे जाती हैं। देखिए पहली क्लास नम नाम की है और ये कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें x को प्रिंट करा दिया गया जो भेजा गया था, फिर ये क्लास क्लोज कर दी गई। फिर एक दूसरी क्लास आपकी टेस्ट नाम की बनाई गई। अब पहली क्लास को दूसरी क्लास में जोड़ने का तरीका होता है एक्सटेंड कीवर्ड होता है। एक्सटेंड कीवर्ड से पहली क्लास दूसरी क्लास में जुड़ जाती है और जुड़ने से फायदा क्या होता है कि पहली क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो दूसरी क्लास में एक्सेस की जा सकती हैं, ये फायदा होता है। और प्रॉपर्टीज में क्या होता है, पहली क्लास के वेरिएबल दूसरी क्लास में लाए जा सकते हैं, पहली क्लास के फंक्शन दूसरी क्लास में लाए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन रूल क्या है, हाइडिंग डेटा हाइडिंग करता है, वो तो दूसरी क्लास में जा नहीं सकता, लेकिन इनहेरिटेंस का यूज करके हम लोग कर सकते हैं ऐसा। फिर उसके बाद दूसरी क्लास में क्या कराया गया, वर्ड मिल बनाया गया और इसमें आपका पहली क्लास जो नम थी उसी का ऑब्जेक्ट बनाया गया, स्मॉल में नम, और 2 भेज दिया गया। तो इसका मतलब ये इसी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ प्रिंट होगा। अब आपको आंसर बताना है कि ये आउटपुट क्या आएगा, 2.0 आएगा, 0 आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, नन ऑफ द अबव, ये एरर आएगा। सर 2.0 बिल्कुल, ये आपका 2.0 ही आएगा क्योंकि 2 भेजा गया है और स्टोर किस में हो रहा है, डबल में, तो 0.0 अपने आप लगा लेगा कंप्यूटर और कंस्ट्रक्टर कॉल हो ही रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो 2.0 ही आपका प्रिंट हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट है आपका, अब मेन क्वेश्चन देखिए, जो भी अभी तक आपने पहली क्लास की वीडियो थी और अभी की ये जो चल रही है, तो अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन पढ़ लिए मेन उसी में से आपको आ जाना, एक ही 2 क्वेश्चन आना है खाली, ठीक है। और बाकी ये मोर प्रैक्टिस इसके लिए है कि आपका एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए, उसके लिए है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। तो माई क्लास एक क्लास बनाई गई और उसके बाद उसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया गया और क्लोज कर दिया गया, यानी कि इस क्लास के अंदर कोई डेटा नहीं है। फॉर द क्लास माई क्लास व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ कंस्ट्रक्टर। अब इस माई क्लास का कंस्ट्रक्टर आप जब बनाएंगे तो इस क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे वो सही तरीका क्या है, आप माई क्लास ही इसके माई क्लास के अंदर लिख देंगे या गोल वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया बंद किया, ये सही है, या माई क्लास लिखकर वॉइड गोल वाले ब्रैकेट में लिख देंगे, ये सही है, और या पब्लिक माई क्लास लिखेंगे, ये सही है, या बोथ ए एंड सी, ए और सी, बोथ ए एंड सी। बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, तो ये दोनों सही है, मतलब दोनों सेम है, इसलिए ये तो सही हो गया। दूसरा वाला गलत इसलिए क्योंकि गोल वाले ब्रैकेट में वर्ड लिख दिया जो कि नहीं लिखा जाता है, और फिर सी वाला आपका सही है क्योंकि उसमें पब्लिक लगा दिया है, तो पब्लिक नहीं लगाते हो तब भी बाय डिफॉल्ट पब्लिक मानता है, और लगा दिया तो ये अच्छी बात है, तो इसलिए ए और सी सही है, तो ओवरऑल आंसर आपका डी हो गया। उसके बाद इसमें भी आउटपुट बताना है, एक वर्ड्स नाम से 10 स्टोर कर रखा है वेरिएबल में, और दिस का मतलब 20 स्टोर कर देगा वर्ड्स में, ठीक है, ओके।
और फिर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया गया, उसमें वर्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया गया और इसमें वर्ड्स को प्रिंट कराया गया। ठीक है, तो अभी नीचे से यहाँ देखें, इस पे डिपेंड करेगा क्या हो रहा है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया, कंस्ट्रक्टर 3 नाम ये कॉल हो रहा है डिफॉल्ट वाला। तो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यानी कि यहाँ जाएगा और दिस के थ्रू इसमें 20 स्टोर हो जाएगा। अब क्योंकि डिफॉल्ट पैरामीटराइज दोनों अगर दिए हैं और कॉलिंग सिर्फ डिफॉल्ट की गई है और डिफॉल्ट में वर्किंग करा दी गई है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में अगर प्रिंटिंग है तो वो प्रिंट हो जाता है। ये अभी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे जो 20 स्टोर हुआ है तो 20 यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रिंट हो जाएगा, वो अपना रेफरेंस ले लेता है। एक क्वेश्चन देखा था बच्चों अब आप लोगों ने कि डिफॉल्ट भी था और पैरामीटराइज भी था। डिफॉल्ट में वैल्यू डाली गई थी और पैरामीटराइज में प्रिंट कराई गई, तो 20 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। यस सर। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज द आउटपुट गिवन बिलो जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्लास लिया गया है कंस्ट्रक्टर 7 और इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ए में जो वैल्यू भेजी गई होगी बुक ए प्रिंट कराया गया, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया गया, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का एग्जांपल है और इसमें आपने ए फिर से वेरिएबल लिया फ्लोट टाइप का, इसमें पेन ए प्रिंट कराया है। अब यहाँ पर आप ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो तो कंस्ट्रक्टर में आपने पॉइंट वाली वैल्यू भेजी है, तो पॉइंट वाली वैल्यू के हिसाब से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये पहला वाला या दूसरा वाला? तो दूसरा वाला कॉल होगा, क्योंकि पैरामीटर देख के ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो आपका ये वैल्यू थी 50.5, तो ये यहाँ जाएगी और ये पेन 50.5 एफ, तो एफ तो प्रिंट होता नहीं है, 50.5 प्रिंट हो जाएगा। अब इसके ऑप्शन हाँ उतना ही है। तो 50.5 पेन के साथ में ये ऑप्शन बी सही है इसका। आउटपुट, इसमें भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ही दे दिया गया है। एक बुलियन टाइप का ए नाम का वेरिएबल है कंस्ट्रक्टर में और एक यहाँ पर फ्लोट ए है आपका। अब यहाँ पे देखिए आपने इंटीजर वैल्यू भेजी है। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट बना लिए, यानी दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। तो जब पहला वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर 8 इसमें 50 भेजा है, तो इसका मतलब ये इंटीजर वाला कॉल होगा। इंटीजर है कोई 50 भेजा है तो ऊपर फ्लोट वाला नहीं 50 भेजा है फ्लोट। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आउटपुट पूछ रहे हैं ना। फ्लोट वाला है कहाँ, यहाँ पर ये है और यहाँ पे अच्छा, तो ये वाला जो है इंटीजर वैल्यू भेजी गई तो इसको 50.0 मान लेगा वो, और ये फ्लोट वाला कॉल हो जाएगा तो राउटर 50.0 आ जाएगा। और फिर नीचे आए, अब इसमें फॉल्स भेज दिया गया तो ये बुलियन वैल्यू भेजी गई तो ये पहले वाले कंस्ट्रक्टर में चली जाएगी फॉल्स, तो मॉडर्न फॉल्स आ जाएगा। तो पहले क्या आएगा, पहले आपका राउटर 50.0 आएगा और दूसरा मॉडर्न फॉल्स, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है बच्चों, यस सर। ये आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, एप्रोप्रिएट जावा स्टेटमेंट। अब ये प्रोग्राम में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आता है, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट लेने की कोशिश करना, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्लास का नाम आपका टेस्ट है और यहाँ पे वी हैव फर्स्ट इनिशियलाइज द वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, तो ठीक है क्लास का नाम टेस्ट है, उसमें 0 इनिशियलाइज कर लिया गया। then it is post increment po, यानी कि i++ हो रहा है, and then add with value of i, और i वैल्यू भी ऐड कराई गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्लास का नाम क्या आ जाएगा बच्चों? सर टेस्ट। क्लास का नाम टेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर पब्लिक में यहाँ पर पब्लिक वर्ड में लिखा है, बीच में क्या आ जाएगा? स्टैटिक आ जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट और स्टैटिक ये ऑप्शन में लिखे रहने देता हूं। उसके बाद जो है आपका, अब यहाँ पर आई में आई ही जोड़ना है, आई में आई ही जोड़ना है, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दें? 0+1। आई इज इक्वल टू क्या लिख दें? i++। पोस्ट इंक्रीमेंट वाला ना,
यस सर, प्लस प्लस आई। आई प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा था उसमें क्वेश्चन में। ओके, तो ये एक आंसर हो गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन पढ़ना जरूर पूरा। अब यहाँ पर पहले मैसेज दिया गया, फिर आई को प्रिंट कराया गया है, तो क्या प्रिंट हुआ होगा, मतलब क्या यहाँ होना चाहिए। अब इसमें भी बच्चों आपको जैसे मान लीजिए यहाँ नहीं समझे मारा, वैसे तो हम आई इज इक्वल टू आई प्लस आई प्रिंट करा देते, लेकिन आपको करेक्ट आंसर जानना है, तो क्योंकि आंसर तो दिए होते हैं ना, तो यहाँ पर अब देखो पहले वाले में देखो, यहाँ पे क्लास का नाम आपने टेस्ट माना था, तो ए का आंसर देखो, यहाँ पर ए का आंसर क्या सही होगा, सेकंड वाला सही है ना। यस सर। ए का सेकंड, तो आपने देख लिया ए का सेकंड सही हो गया। उसके बाद आप आंसर देख देख के आंसर दिमाग लगाइए जहां पर आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो। फिर उसके बाद आप देखिए बी में स्टैटिक होता है, ये तो हम लोग कंफर्म हो चुके हैं, खाली ये आपका सी और डी वाला देख लेते हैं। बी में आपका स्टैटिक हो गया, सी और डी वाला देखना था, तो सी में आपका आई प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट कहा गया था, और डी में आई प्रिंट कराया गया था, तो आप यहाँ पर मैसेज में आप तो कैपिटल आई भी प्रिंट करा सकते हो, स्मॉल आई भी प्रिंट करा सकते हो, तो स्मॉल आई था तो मैं एप्रोप्रिएट इसी को मानूंगा, आई की वैल्यू प्रिंट कराई जा रही है, तो आई कैसा था, स्मॉल था, तो स्मॉल आई इज इक्वल टू एक मैसेज हो गया, और उसके आगे आई की वैल्यू जो भी थी वो आ जाएगी। तो बताओ ये इतने आसान तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आपको खाली पहले क्वेश्चन को समझना है और आंसर जो दिए उनके अंदर से आपका मन किस चीज पे गवाही दे रहा है उस पे फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस सर। अपने मन से कुछ लिख के ना चले आना, जो एप्रोप्रिएट आंसर दिया गया है उसके हिसाब से वर्क करना है। अब देखो ये भी एक प्रोग्राम है, तो यहाँ पे द फॉलोइंग प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो, fill in the blanks with the appropriate Java statement. In the code first we come to main function, सबसे पहले main function कॉल होता है, in that main function bar is called, ठीक है, वर्ड मेन के अंदर से bar कॉल करना है। Here there are using static, और static से कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, क्लास के नाम से कॉल हो जाता है। That's why they called directly as bar, मतलब डायरेक्टली कॉल हो जाएगा क्योंकि आप ऑब्जेक्ट बनाना नहीं चाहते हैं। और here a is an integer type and we assign a value 3, तो इसमें 3 असाइन कर दिया गया, and s is string type and blue is assigned to it, तो स्ट्रिंग में blue असाइन करा देना है, ए में 3 असाइन करा देना है और स्ट्रिंग में ब्लू असाइन करा देना है। ठीक है, और फिर कॉल करना है बाय पासिंग 2 आर्गुमेंट। ओके, तो क्वेश्चन अब थोड़ा सा स्क्रीन पे एक साथ नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग, मैं तो हूं ही आपके साथ, तो सब दिखा दूंगा। और फिर उसके बाद एस इज लोकल वेरिएबल, इट ओवरराइड द वैल्यू ब्लू बाय येलो, कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू प्रोवाइड कराई गई होगी उस और फंक्शन के अंदर दूसरी वैल्यू डाल दी गई तो वो कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यू रिप्लेस कर देगा, ये कह रहे हैं, क्योंकि उसी के अंदर प्रिंट कर देंगे। तो ओके, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाना है, तो पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वॉइड मेन लिख देंगे। या आप नहीं समझ पा रहे हो यहाँ पे ए में क्या होगा, तो पहले ए के आंसर देख लो आप। वॉइड मेन से मतलब नहीं, फंक्शन का नाम में वॉइड लगा होना चाहिए ना, तो ये वॉइड रहेगा आपका यहाँ पर। यस सर। फिर से देख लो एक बार, नहीं आप ध्यान दो, फंक्शन बार नाम का कॉल किया गया था। ओके, तो ये आपका पहले का ये आंसर हो जाएगा बार। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पर आगे आइए, यहाँ पे 3 लोकल वेरिएबल के रूप में असाइन किया गया, और c इज इक्वल s में आपकी कौन सी वैल्यू असाइन की गई थी, सिर्फ बार है। हाँ, तो ये भी फंक्शन कॉलिंग कह रहे हैं। तो अच्छा देखो, येलो तो स्टोर हो चुका है ना, तो कायदे में तो यहाँ पे स्ट्रिंग में ब्लू ही स्टोर करना चाहिए, और यहाँ पे बार कॉल करना चाहिए, ये वाला बार कॉल करना चाहिए।
ये ब्रैकेट लगा ही है और ये ब्रैकेट है, ये पहचान भी है, देखो एक ब्रैकेट लगा है, या कॉल लिख दिया है, इसका मतलब फंक्शन ही कॉल करना है। तो अब जरा यहां पर देख लेते हैं डी वाले में क्या दिया है इन्होंने। सी वाले में ब्लू सी वाले में ब्लू लिखा तो है यार, ये देखो ये सी वाला है, ये ब्लू हो जाएगा बच्चा, हम देख नहीं रहे थे बार बार उस आंसर को। सी वाले में ब्लू लिखा तो है, हम बी तक का देख के वापस लौट जा रहे थे, तो इसका सी वाले का आंसर आपका सही है, ये सी वाले का आंसर है। ब्लू स्टोर करना, बाद में वो येलो हो जाएगा, ओवरराइट किया गया था। और यहां पर आपका ए कॉमा एस डी, एस कॉमा ए और ए कॉमा ए, इसका क्या सेंस है डी वाले में देख लो जरा। अच्छा ए कॉमा, फंक्शन कॉल करेंगे तो दो पैरामीटर भेजने हैं ना, तो दो पैरामीटर कौन से होंगे, बार में दो पैरामीटर अगर भेजोगे, बार और दो पैरामीटर भेजोगे यहाँ पर, तो दो पैरामीटर में आपका एक ए है और एक एस है। अब पहले कौन सा रखना था, बाद में कौन सा रखना था, इसको फिर से एक बार थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये पहले ए रखा गया और बाद में एस रखा गया है। ऊपर भी आप देख सकते हो पासिंग टू आर्गुमेंट, तो ए पहले रख देंगे और ए कॉमा एस, हाँ ए कॉमा एस हो जाएगा, ये यहाँ पर ए कॉमा एस हो जाएगा इस तरीके से, और बाकी ये ब्रैकेट बंद ही है आपका। तो आंसर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ए कॉमा एस वाला। ए कॉमा एस पहला ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो गिवन होता है, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तो आपको आंसर जो मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा, बस ओवरव्यू में पढ़ लिया कि आइडिया मार लेंगे। ऐसे ही आपका ये भी एक दिया गया है, मैं देख लेता हूं और कितना डेटा है इसमें। ये भी दिया गया है। अच्छा बच्चों, मैं तो टाइम देख ही नहीं पाया है, और बाकी आंसर बस इतना ही दिया गया है। तो आप इस शीट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, आप इस शीट को पढ़ लीजिएगा। कहीं और डाउट लगता है तो उसको फोटो खींच के मुझे भेजिएगा ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैं उसको पढ़ के आपको समझा दूंगा और मैं वॉइस मैसेज करके आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर दूंगा। और बाकी इस संडे को मैं एक पेपर कंडक्ट कर रहा हूँ, पूरा 10th वाले बच्चों के लिए स्पेशली है, पूरा कंप्लीट पेपर होगा। और उसमें जैसे आपका बोर्ड का स्पेसिमेन पेपर आया था उस तरीके का, तो हो सकता है कि जो मेरे ऐप में सुविधा है उसमें शायद 25 ही क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं, तो मैं देखूंगा कैसे ये मैनेजमेंट हो पाएगा। तो 25 क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें रखे जाएंगे, और आप लोग आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी क्या, तैयारी आप कर ही रहे हो, बस वीडियोस आपकी देखी होनी चाहिए, जो नहीं देखी उनको देख लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छा से अच्छा पेपर कर सकें। ठीक है बच्चों, अब मैं क्लास एंड करना चाहूंगा। ओके, गुड नाइट।